अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज वो कहते हैं ना, जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म काफ़ी गर्म है। प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज़ ये अपना एक जलसा कर रहे हैं मनसेरा में, और जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान ख़ान ये चारसदा में हैं। ब्लेम गेम चल रही है दोनों साइड से, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने आज वादा किया है पर्टिकुलरली मनसेरा के लोगों के लिए कि 1 अरब का उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक मेडिकल कॉलेज भी वहाँ वो लॉन्च करेंगे, और फिर एक इलेक्ट्रिक कंपनी भी वहाँ बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान की जो गाली गलोच है इसका जवाब तो जब मैं लैपटॉप दूंगा नौजवानों को, फिर मैं इसका जवाब भी दे दूंगा। बहरहाल ये एक अच्छा एक मैं समझता हूँ आगाज़ है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो ये KPK है इसको पंजाब बनाऊँगा, और ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ एक प्रॉमिस है। लेट्स होप व्हाट ही डज। साथ इमरान ख़ान के भी वही पुराना के इम्पोर्टेड हुकूमत है, उन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, एंड लड़कों को लेके आ गए। और एक पिक्चर उन्होंने दिखाई है, वो पिक्चर इतनी लेटेस्ट नहीं है। आई थिंक वो 2000 कब की है? पुरानी है। It was not published anywhere. We have not seen it on the social media. On the media so far. Anyway, so ये हो गया, और इस पे आज काफ़ी और भी बातें करनी है। राना सनाउल्लाह ने कहा जो गिरफ्तारियाँ हैं सबसे पहले इमरान ख़ान से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि वो सबको इसी तरह आगे लेके जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो खूनी मार्च की बात करते थे शेख रशीद, ये तो खुद ही गायब हो गए। तो ये क्या बात हुई? बहरहाल, और एक और चीज़ जो हम बड़े मैं कहूँगा कि बड़े एक्सपर्ट्स हो रहे हैं, वो वीडियो टेप्स में। कभी किसी के पास वीडियो टेप है, कहीं ऑडियो टेप है, वीडियो टेप है, फलाना टेप है। जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद एंड ऑफ कोर्स सलीम बुखारी, ये क्या हो रहा है ये टेपें? और ये जो पहले तो मुझे प्राइम मिनिस्टर का बताएं जी। देखिए, गुजारिश ये है कि जो नई हुकूमत है उसके पास सबसे बड़ा बयानिया ये है कि पिछली हुकूमत ने महंगाई जो है जी वो आसमान पे पहुंचा दी, और जी जो इकॉनमी है उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये बयानिया है उनका, और इसके सबूत के लिए वो दो काम कर रहे हैं। एक तो पिछली हुकूमत की पॉलिसियों को एक्सपोज कर रहे हैं, और साथ साथ रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। वो चाहे आटे की कीमत सस्ती करने की सूरत में है, वो चाहे 2000 रुपये जो है वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके बेनिफिट के लिए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। तो ये पैरेलल चला रहे हैं वो, कि पिछली हुकूमत को एक्सपोज भी कर रहे हैं और साथ साथ रिलीफ दे के अपने लिए गुडविल भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो भी लगे, उन्होंने आज चारसदा में एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया है। उनकी अब वो तकरीर के 90% तो लोगों को वैसे ही हिफज है, क्योंकि वो उन्होंने दोहराना होता है, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और वो बयानिया जो करप्शन का है वो भी वो लेके चल रहे हैं। और अब दूसरा जो उसमें इजाफा हुआ है वो ये कि जो कुछ हमारे साथ सलूक किया आपने हमारे लॉन्ग मार्च के दौरान, मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो SP है, चाहे वो IG इस्लामाबाद है, नाम ले लेके वो कह रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स का। ये भी नई बात नहीं है। हमने 2014 के धरने में भी देखा था कि उन्होंने ये कहा था कि मैं उन पुलिस वालों को खुद फांसी दूंगा जिन्होंने मेरे किसी वर्कर को हाथ लगाया, और वर्कर को मेरी इजाज़त है कि वो जिसका मर्जी सर फाड़ दें, जिसको मर्जी जितने मर्जी हाई रैंकिंग ऑफिसर हो उसको चौक में लिटा के लाठियाँ मारें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तीसरी बात जो सामने आ रही है वो ये कि अब इमरान खान साहब रिफ्यूज ले रहे हैं इन द सुप्रीम कोर्ट। हर बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पल्ले बांधते जाएंगे और उसके सहन में डालते जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोवोक कर रहे हैं आला अदलिया को कि वो डे टू डे रनिंग के बीच आ जाएं। ये चीज़ वो है जिसको अवॉइड करना चाहिए। खुद अदालतें भी मुतअद्दिद बार कह चुकी हैं कि जो काम आपके पार्लियामेंट में करने वाले हैं वो आप पार्लियामेंट में करें, जो आपकी हुकूमत की सतह पर करने वाले हैं वो आप वहाँ करें, हमें बीच में ना घसीटा करें। लेकिन अब मेरे ख्याल से ये रवाज जो है वो ज़ोर पकड़ रहा है, इसलिए हमने धरने ये लॉन्ग मार्च वाले दिन देखा, अच्छा खासा कंट्रोल था सब कुछ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस हदायत के बाद कि उनको पैसेज दिया जाए क्लियर करके, हमने देखा कि वो बिलाखिर अल्टीमेटली ऑलमोस्ट दी चौक पहुँच गए थे। तो ये जो कहा PJ ने कि जो इस वक्त स्ट्रीम है और जो स्टीम है, ये दोनों ही अरूज पर हैं, धुएँ भी निकल रहे हैं दोनों तरफ से, और साथ साथ जो है वो एक तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी अपनी मंजिल की तरफ चला भी जा रहा है। असल बहस इस वक्त जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो ये कि क्या ये हुकूमत लास्ट करने जा रही है या इसके दिन गिने जा चुके हैं। जावेद इकबाल साहब जो हैं वो हमारे साथी हैं, उन्होंने मुझे वहाँ लाठी चार्ज करके मुझ पे मनाने की कोशिश की
कि ये हुकूमत बजट पेश करने से पहले जा रही है। मैंने बहुत आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इनकी बैकग्राउंड ऐसी है, बोलने तो देते नहीं हैं किसी को, तो इन्होंने मुझे शटअप कॉल दे दी है, मैं चुप कर गया हूँ। लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि ये 10 दिन की मार नहीं है हुकूमत। अब जो कुछ हम देख रहे हैं, बजट आने वाला है, अगर बजट इस हुकूमत ने पेश कर दिया और वो इसको डिफेंस करने की स्ट्रेटजी भी लेके आए, तो फिर ये हुकूमत थोड़ा लंबा चलने वाली है। जी ये बिल्कुल आपने सही बात किया, बिकॉज अगर बजट दे दिया तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं जी? सर ये सब कुछ कहना था जो बुखारी साहब ने कह दिया, मैं तो इसमें इजाफा नहीं कर सकता कुछ भी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें बलूचिस्तान की बात करनी चाहिए आज ख़ास तौर पे, क्योंकि बलूचिस्तान के 32 अजला में लोकल बॉडीज़ के वो इलेक्शन हम मेन करेंगे और उसमें। वो असल में तो सर मेन ये होनी चाहिए ना, तो ये जो अपना शहबाज शरीफ साहब हैं और इमरान साहब हैं, इनकी बातें तो तकरीबन ऐसी हैं कि रोज़ ही एक किस्म की बात रिपीट करते हैं। और हमारे पे ये इतराज़ है जो पंजाब में इसमें बैठ के हम प्रोग्राम करते हैं, छोटे सूबों वाले हम पर ये इतराज़ करते हैं बड़ा शदीद कि इनको हम नज़र ही नहीं आते। और मैं समझता हूँ उनका इतराज़ बड़ा हक बजाना में वैसे इतराज़ करने में। बलूचिस्तान के 32 अजला में जो बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि एक तो वो लोग बिलीव करते हैं अपने मामलात को ख़ुद तय करने में, दूसरा है कि वहाँ पे फसादात हुए हैं, पोलिंग स्टेशनों पे झगड़ा हुआ है आपस में बाहमी, और DIG पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये फ्रीक बन गया है तुरबत के अंदर। चमन में भी झगड़ा हुआ है और पोलिंग स्टेशनों पे फसाद हुआ है, बैलेट पेपर बाहर ले जाने की कोशिश की गई है, फसाद हुआ है। तो हमें इन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए। एक सूबा है हमारा, और सेनेट में उसकी बराबर की नुमाइंदगी है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाक़या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत वसी पैमाने पर इलेक्शन हो रहे हैं। उनके 32 अजला में इंतखाबात है, तो मैं समझता था मैं अपना टाइम इनको दूंगा, बाकी बातें आगे कर लें। क्यों जी वापस आएंगे उधर ही आप हाँ जी अपने इस पे जो आज प्राइम मिनिस्टर ने और इमरान खान, देखिए प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान जो गुफ्तगू कर रहे हैं, एक इल्ज़ाम तराशी कर रहा है और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि माजी में उन्होंने एक बहुत अच्छी हुकूमत छोड़ी और अब इन्होंने आके इस हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया। और जो ये हुक्मरान हैं ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमें मईशत ही ऐसी मिली है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपने कल के प्रोग्राम में क्या कहा था? अब क्या कहा? यही कहा था ना कि जो आता है वो कहता है पिछले ने गलत किया। अब क्वेश्चन ये है कि जो बुखारी साहब ने एंड पे बात की है कि मैं अब मेरे भी अपने सोर्सेज हैं, मैंने लोगों से मुलाकातें की हैं पिछले 12-14 घंटे में। मुझे जो सिचुएशन समझ आ रही है, शहबाज शरीफ साहब परसों इस्तांबुल जा रहे हैं, अब उधर जिनसे मुलाकात करनी है उन्होंने, वो भी एक मुस्तकबिल का लाया अमल तय करेगी कि ये हुकूमत रुकेगी या ठहरेगी। क्यों? उसकी सबसे बड़ी बेसिक वजह एक ही है कि IMF की कंडीशंस, और अगर आप IMF की कंडीशन साइंस करते हैं तो महंगाई का वो तूफ़ान है जो रुकेगा नहीं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कल जो इनकी मीटिंग्स हुई हैं, उधर भी बहुत से लोगों ने, सीनियर लोगों ने कहा कि हम ये बोझ नहीं उठा सकते, हमें निकल जाना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बजट की है। अब बजट एक ऐसी चीज़ है कि 7,000 अरब का जब आप बजट बनाएंगे, 1100 अरब के एडिशनल टैक्सेस लगने हैं। तो मुझे बताएं, जब 1100 अरब के एडिशनल टैक्सेस लगेंगे, आपने बजट अनाउंस करना है, तो वो सिचुएशन क्या बनेगी? अब मुस्लिम लीग नून के अंदर ये एक बहस चल रही है कि आया हम इस सिचुएशन से कैसे निकलें। एक व्यू पॉइंट ये है कि हमें बजट देना ही नहीं चाहिए। दूसरा व्यू पॉइंट है कि अगर हम देते हैं तो ये पैसा कहाँ से आएगा। अब शायद मैं हो सकता गलत हूँ, ये जो इस्तांबुल का विज़िट है उधर से शायद कहीं कोई कहानी निकल आए, कहीं उनकी मुलाकात होनी है किसी थर्ड बंदे के साथ, अदरवाइज़ तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है उनका इस्तांबुल जाना। और दूसरा, IMF ने आपको क्लियर कट रेड सिग्नल दिया है कि जनाब आपने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ानी है, आपने सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है, आपने बिजली KS की प्राइस बढ़ानी है। इनके पास ऑप्शन कम है। प्रॉब्लम ये नहीं कि इनका किया धरा है, मैं इनको मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, बट दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। प्रॉब्लम ये है So फिर आप क्या कह रहे रियासत हैं? की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रियासत की ज़रूरत है, आपको ये सारे चीज़ें करनी है। हाँ, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है
कि आप ये इतना बड़ा झटका बर्दाश्त कर सकते हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टीज, माशाल्लाह दे शुड डू इट। बट एट द सेम टाइम पैरेलल वर्किंग हो चुकी है कि अगर इंटरम सेटअप आता है तो इंटरम सेटअप जो हम कई शोज में हमने सुना होगा कहीं से कि जी इंटरम सेटअप ये फैसले नहीं कर सकता। मेरी इतला के मुताबिक इंटरम सेटअप सारे फैसले कर सकता है। IMF की सिर्फ कंडीशन सिंपल है कि जो उनकी कंडीशन उनको मीटअप किया। मुझे गुजारिश ये है ख़त्म करने से पहले, बादशाह आदमी है ना, एक इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, एक इनको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने फरमा दिया बजट ना दें, इनको बजट नहीं देना चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जुलाई बिल्कुल 1 दें के आप। बाद कोई गवर्नमेंट चल नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल दें, आप बजट दे सकते हैं अगर आप महंगाई के इस तूफान आपने का कहा प्रेशर नहीं ले देना सकते हैं। चाहिए, उनको बजट नहीं देना चाहिए। बजट दिए बगैर मुस्लिम लीग गवर्नमेंट नून कैसे, के बंदों की बात की है। हाउ कैन दे रन आप द कल की गवर्नमेंट मीटिंग विदाउट का उनका दैट? चेक करवा लें, मैं क्या कह रहा हूं। सब अलायंस के Anyway, बगैर एक- तो नहीं काम कर सकते ना। देखिए बजट की पहली पार्टी पहली की जुलाई बात के कर बाद आपका फिस्कल ईयर शुरू होता है यार, उसमें बजट के बगैर कैसे। और दूसरी बात, अगर इस टेंस सूरत हाल में जो 10 दिन की डेडलाइन हमारे भाई ने दी है, वो इतना फ्री और अपने आप को कंसोलिडेट समझते हैं कि वो एक गैर मुल्की दौरे पर जा रहे हैं, तो फिर मुझे 10 दिन में तो ये हुकूमत जाती नहीं दिखाई देती कहीं। आई थिंक वी शुड बी रियल, वी शुड बी क्लोज टू रियलिटी एंड वी शुड बी रियलिस्टिक। मैंने वजह बता दिया क्यों जा रहे हैं, गुजारिश ये है, वो हम क्योंकि IMF तो मानने को तैयार नहीं हमारा है। डिलेमा ये है, वो मैंने कहा वो सारा कुछ तो गिवन है ना यार। IMF ने अपनी कंडीशनैलिटीज वाजे कर दी हुई हैं, हुकूमत के पास अब ऑप्शन है उन्होंने उसके ऊपर अमल करना है या नहीं करना है। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई सीक्रेसी नहीं है। उन्होंने अपना एजेंडा जो है बिल्कुल वाजे कर दिया और हुकूमत को पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। देखें इसके अंदर 2 3 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। सऊदी अरब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसकी जो डिवोर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने इग्नोर कर दिया उसको। उन्होंने कहा न सिर्फ ये कि हम वो 3 अरब रुपया डॉलर जो हमने रखा हुआ है उसकी डेट ऑफ पेमेंट में सर वुसअत वो कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू IMF कंडीशन है। नो 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 नो, दैट इज नॉट, कहीं नहीं कहा उसने कि सब्जेक्ट चलो फिर सर देख लीजिएगा। Anyway. लेकिन आपस की बात है, एक सेकंड, मैं जरा वो एक ब्रेक 3 में जा अरब रहा हूं जो जी। रखा है उससे क्या होगा, वो तो ऑलरेडी आपके इसका पास जवाब है। देते हैं। आगे मैं ब्रेक के कहना बाद चाह हम रहा था, चलते आपने हैं। कहने नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि बुखारी हम साहब, मैं इस जरा ब्रेक पे अमाउंट चला को जाऊं। एक्सटेंड करने जा रहे हैं। वो तो एक 7 ब्रेक में अरब हम की चलते इनकी हैं पैकेज डील हुई और हुई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी को हम आगे लेके चलेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू DNA। डिबेट के अंदर हर किस्म के आप एंगल्स को गेज करते हैं और फिर उसके बाद आपके एनालिसिस होते हैं। एक ये भी है, फॉर एग्जांपल अभी हम इस पर बात करेंगे बिकॉज बुखारी साहब ने अपना एक जवाब भी देना है कि ये जो टेलीफोन कॉल आई है मलिक रियाज की टूवर्ड्स द प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, और उन्होंने कहा कि अगर इमरान कह रहे हैं कि मफाहमत की बात करें, कोई पैच अप करवाएं, तो उन्होंने कहा खांसते हुए कि इट्स टू लेट। अगर ये टू लेट है तो फिर जो ये इफ्तिखार साहब बात करते हैं आगे, फिर तो हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो तो एक हैंगर पे है। क्योंकि अगर आज ये जितनी भी डिबेट हो रही है कि वो बजट कर दें, ये कर दें, फलाना कर दें, तो फॉल गाय विल बी, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी सेज, इट विल बी PMLN। सो इसको कैसे करना है, क्योंकि बाकी 11-12 जो है वो तो बिल्कुल चुप हैं, नहीं बोलते। वो टीवी के आगे आके खड़े हो जाएंगे, मरियम के पीछे शहबाज के या हमजा के, बट दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। इसके अंदर भी आई नीड योर इनपुट ऑन दिस बुखारी। देखिए गुजारिश ये है कि जो तजर्बा किया इमरान खान साहब ने, उसके बाद से उनका जो बयानिया है उसमें एक रेडिकल तब्दीली आई है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा आऊँगा, और ये कह रहे हैं कि मैं फ़लाँ को छोड़ूंगा नहीं। तीसरा वो कह रहे हैं कि हमने तो ख़त लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को। अब उनका ख्याल ये है कि इस दफ़ा जब वो आएंगे तो लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े होंगे, हार हाथों में लिए हुए होंगे उन्होंने, और इनके जो लॉन्ग मार्च के पार्टिसिपेंट होंगे उनके गलों में हार डालेंगे। ये होता नहीं है कहीं दुनिया में कभी भी, और ना होना चाहिए ये। अगर इस तरीके से आप यू कैन रन ओवर ए गवर्नमेंट, तो फिर अल्लाह ही खैर करेगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब ज़िम्मेदारी ठहरा रहे हैं कि जी सारी महंगाई, सारा कश्मीर बेचना, सारा कुछ जो है वो इस हुकूमत ने किया है। ख़ास तौर से नाम ले के वो प्राइम मिनिस्टर को, उनके बेटे को, नवाज शरीफ की बेटी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। कश्मीर कब बिका, किसने बेचा, कौन खामोश हुआ, ये तारीख़ का हिस्सा है। ये किसी के ज़बानी बयान देने से रियलिटीज़ चेंज नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपने इकनॉमिक क्राइसिस को फोकस करे
और जिस मिसाक जमहूरियत की बात की थी शहबाज शरीफ ने 4 साल पहले, वो कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट, अगर अब भी वो कर लें तो कोई इसमें ख़राबी नहीं है और ये करिए बगैर गुजारा नहीं होगा। सपोजिटली ये गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो जाती है, कल को इमरान खान साहब आ जाते हैं, उनको भी करना पड़ेगा ये। तो देयरफॉर अगर मुल्क के इंटरेस्ट में ये है कि एक रेपो होना चाहिए, एक रिप्रोशमा होना चाहिए बिटवीन द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, तो और अगर वो कर लिया जाए और मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर वही बात है कि इस वक्त जो बयानबाजी हो रही है दोनों अतराफ से, उसका मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, शेख रशीद साहब तो पता नहीं दरियाफ्त हुए हैं अभी कहीं वो धरने के दौरान कहीं छुप गए थे, गायब हो गए थे। तो बयानबाजी से पाकिस्तान का कोई मसला हल होने नहीं जा रहा। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कोई पैकेज डील अनाउंस किया मानसेरा के लिए, जिस तरीके से इमरान खान साहब के PK को फोकस किए रहे अपने दौरे हुकूमत में और अभी भी वहीं पर पनाह गज़ी हैं, तो ये सारी सूरत हाल जो है इसको मुल्क के ग्रेटर पर्सपेक्टिव में और बेटर इंटरेस्ट में देखा जाना चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, ग्रेटर पर्सपेक्टिव की आप बात करते हैं, ये जो टेप लीक हुई है व्हाटएवर, यहाँ अगर मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ बिकॉज आई डोंट नो, अगर इमरान खान ने मलिक रियाज को कहा है कि भाई बात करें, तो ये इसमें बुरी बात कोई नहीं है, लेकिन ये दैट इज़ फॉर हिम टू हमें बताएं, एजुकेट करें। लेकिन ये फॉर्मर प्रेसिडेंट का टेलीफोन टैप किसने किया है और ये टेप निकली कहाँ से है, ये क्योंकि ये प्रोवोक करेगी हर चीज़। मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, वो पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन टैप करता है। ये शायद पहली दफ़ा टैप आपने सुना है, देखा है, तो हैरानकुन बात होगी। तो मैं तो कुछ और सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश बनाई है, अभी तक वो साजिश पे कामयाबी से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश ये है कि इस मुल्क के अंदर इतनी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दो कि आने वाली कल के बारे में लोगों को यकीन ना हो कि कल क्या होना है। और ये होता है वो ख़तरनाक मसला, ये होता है वो ज़हनी खुलजान पैदा करना किसी एक रियासत के अंदर, और अनसर्टेनिटी इस हद तक कि कल क्या होगा, कि कल ये होंगे इक़्तिदार में, ये नहीं होंगे, या रात 1 बजे ये इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे और रात 2 बजे केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। ये जो साजिश है ये इंतहाई अफसोसनाक है। मैं बतौर पाकिस्तानी इस सारी साजिश को कंडेम करता हूँ, इन साजिशी थ्योरियों को कंडेम करता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम उन अफराद से, ग्रोहों से और उन अदारों से जो इसमें शामिल हैं, आप अगर पार्लियामेंट को नहीं चलना देना चाहते, ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। जो फ़ैसला हुआ पार्लियामेंट में वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ। अब अगर उन्होंने ज़िम्मेदारी उठा ली है तो ये उनका काम है, और अगर वो ज़िम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से और अपने मसले को सामने रखते हुए करेंगे। ये जो हम हर रोज़ तोड़ रहे हैं, इससे बहुत गलत सूरत हाल है। आपका स्टॉक एक्सचेंज, आपकी मार्केट, आपकी सरमायाकारी, आपके लोग, आपके अदारे, उन अदारों में काम करने वाले मुलाजमीन, वो सब बेबस होकर बैठे हैं कि कल पता नहीं यहाँ क्या होना है। सो ये एक साजिश है, और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि साजिश से बाहर निकल आएँ, चीज़ों को अपने एक हकीकी मायनों में और हकीकी रास्ते में जाने दें। अगर कोई चेंज आनी तो आ जाएगी। ये जो हम हर वक्त एवरी डे करते हैं, प्लीज़ डोंट डू इट। देखिए, अनसर्टेनिटी की अपना बात की खान साहब ने, अनसर्टेनिटी को सबसे पहले कौन ख़त्म करता है? हुकूमत खुद। और अनसर्टेनिटी कौन क्रिएट करता है? हुकूमत खुद। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इस वक्त हमारी सियासत में जो कुछ हो रहा है, जो बुखारी साहब ने बात किया, हमारे सियासतदानों को रिस्ट्रेन की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे सियासतदानों को एक बात समझ लेना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप किसी को आइसोलेट नहीं कर सकती, और एक सेट बयानिए के तहत आप राइज भी नहीं कर सकते। सियासत एक तसलसल का नाम है, एक फ़्लो का नाम है, किसी फुल स्टॉप का नाम नहीं है, किसी को गद्दार कहने का नाम नहीं है। किसी के आगे आप हर्डल्स रख के सियासत को अगर आज रोकेंगे तो कल को सियासत आप ही के सामने वो आएगी। असल इशू ये है कि आपको इन अनसर्टन सिचुएशन में जो भी फैसले करने होते हैं, जो चीज़ें करनी होती हैं, वो करें। दैट इज़ द पॉइंट। आप अनसर्टेनिटी ख़त्म करते हैं अपने फैसलों से, अपने एक्शन से, ना कि अनसर्टेनिटी को फर्दर आप डिले टैक्टिक्स के साथ आप उसमें और ज़्यादा उसे फ्लो अप करें।
और जिस तरह की अब देखें ना हुकूमत है, मुआशी मसाइल हैं, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको पता है कि इस हुकूमत एक कोलेशन पार्टनर है, इनमें डिसीजन मेकिंग एक सर्टन पार्टी नहीं कर सकती, सब ने मिलकर चलना है। ठीक है, आपके अक्सर फैसले ऐसे होते हैं जहां प्राइम मिनिस्टर खुद ले नहीं सकते। तो पॉइंट ये है कि इन चीज़ों को एड्रेस खुद हुकूमत ने करना है और अनसर्टेनिटी को हुकूमत ने ख़त्म करना है, और मुल्क को मफाद भी इसमें है कि सब मिलकर तमाम मुल्क को लेकर चलें ताकि मुल्क को इन मसाइल से निकाला जाए। एब्सोल्युटली। और इसी पे हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। वेलकम बैक टू डीएनए। आप ये अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में जब हम बात कर रहे थे तो इफ्तिखार ने बड़ी इम्पॉर्टेंट एक बात की थी। ऑब्वियसली उसका वो टाइम नहीं था, बट इट्स इज़ राइट टू से समथिंग। बलूचिस्तान, हम छोटे सूबों की बातें इतनी नहीं करते, सब पंजाब पे फंसे होते हैं। एंड आई टोटली एग्री विद हिम कि पंजाब ठीक है, इट्स द बिगेस्ट प्रोविंस, बट व्हाट अबाउट KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आपका सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, हम इस पर नहीं करते। लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि वहाँ पर इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसका शुरू होना, उसका रिवाइव होना और उसका कामयाबी से चलना, ये छोटे मोटे वाक़यात तो कहाँ नहीं होते। आप KPK का इलेक्शन ले लें, आप पाकिस्तान का ले लें इलेक्शन, और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ले लें, ये फायरिंग शायरिंग के वाक़यात होते रहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर एक बड़ी तादाद में ख़वातीन उम्मीदवार हैं, वोटर नहीं हैं। वोटरों की तो लाइनें लगी हुई हैं ख़वातीन की। ये बहुत अच्छा ओमन है बलूचिस्तान के हवाले से कि वहाँ उम्मीदवार ख़वातीन खड़ी हैं डायरेक्ट इलेक्शन के ऊपर, और ख़वातीन वोटर की तादाद, लाइनें देखी हैं हमने, अगर टीवी वीडियो आपने देखी हो जो चली हैं टीवी के ऊपर, ये एक अच्छा ओमन है। क्योंकि एक तवील अरसे से बलूचिस्तान के अवाम जो हैं वो किसी भी इलेक्ट्रल प्रोसेस से लाताल्लुक़ थे। इलेक्शन होते थे जैसे कैसे भी होते थे, लेकिन इस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर जो इन्वॉल्वमेंट मैंने आज देखी है, इट्स ए वेरी हैप्पी साइन, इट्स ए वेरी हेल्दी साइन। और ये बात बिल्कुल ठीक है खान साहब की, हमें पंजाब की बात तो बहुत हवालों से होती रहती है। यहाँ के लीडर जो हैं वो सुबह से शाम तक टीवी पर लगे रहते हैं। छोटे सूबों को फोकस में रखना चाहिए। कम से कम अगर हम अपने लेवल पर ही ये काम शुरू कर दें तो काम जो है उनकी भी आंखें खुलेंगी, उनको भी वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चलेगा। जब वहाँ के मसाइल से आप वाकिफ़ होंगे तभी तो आप उसका मसला हल कर सकते हैं। मिसिंग पर्सन कितना पुराना और कितना सेंसिटिव इशू है बलूचिस्तान के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लिए, अथॉरिटीज़ ने बहुत काम किया। इस वक्त भी हुकूमत ने वादा किया है कि वो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन का मसला जो है वो हल करेगी। हमें ये सारे मसाइल जो हैं इनको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। आई टोटली एग्री विद खान साहब जी। वहाँ पर सर 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस पे इलेक्शन हो रहा है, 838 यूनियन काउंसिल्स हैं केच में, 6259 वार्ड्स हैं, 23,835 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो ख़वातीन की बात कर रहे हैं जनरल नशिस्तों पे, डायरेक्ट जो जनरल नशिस्तें 132 लेडीज़ जो हैं मुकाबले में हैं, 5,226 पोलिंग स्टेशन हैं। अब बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो हसास एरिया मकरान डिवीज़न, वहाँ पे ख़तरा है आपस में क्लैशेस का। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि वो लोग आए हैं वोट डालने के लिए। इसका मतलब ये है कि फेडरेशन के जो यूनिट्स हैं, ख़ासतौर पे इस यूनिट के बारे में कहा जाता था कि ये बस पता नहीं कौन कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है, और बहुत साजिशी थ्योरियों वाले लोग हैं। उन साजिशी थ्योरियों के मुंह पर एक थप्पड़ है। वहाँ पे हालात आपको पता अच्छे नहीं है। पिछले दिनों वहाँ पे हमले भी हुए, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की गई। 144 लग गया। 144 तो खैर किसी को भी लगता है सर, जो गैर मुल्की उन्हें हमले किए, नुकसान पहुँचाया, लेवीज को नुकसान पहुँचाया, हमारे नौजवान शहीद हुए, फ़ौजी शहीद हुए, शहरों में हमले हुए, कोयटे में हमला हो गया। उन सारे हालात के पेश नज़र बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती के बावजूद इंतखाबात का अमल जारी होना, उनका कबूल करना और उसमें उनको का पार्टिसिपेट करना मुझ जैसे आम आदमी के लिए एक खुशी की बात। 132 फीमेल, 132 फीमेल ले रही है। इट्स अ बिग चेंज। ये बहुत अच्छी तब्दीली है और ऐसी तब्दीली होनी चाहिए। बलूचिस्तान के हवाले से एक परसेप्शन बनी हुई है कि वहाँ जो वसाइल हैं वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाते।
ये बड़ा सीरियस मसला है उधर का बलूचिस्तान का। क्यों कि जितना पैसा आता है, जितने डेवलपमेंट फंड आते हैं, जितनी चीज़ें आती हैं, वो ऊपर के लेवल पे ही सरदारों जागीरदारों के हवाले चली जाती हैं और निचले लेवल पे नहीं जाती। ये उधर का सबसे सीरियस मसला। अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाएं तो वहाँ सबसे बड़ा मसला डेवलपमेंट का मसला है, तालीम नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, हेल्थ का मसला है। ये मतलब पीजे आप सोच नहीं सकते किस लेवल पीने का पानी, ये पीने के पानी का मसाइल, ऐसे मसाइल हैं। और लोकल बॉडीज़ का जो सबसे खूबसूरत चीज़ यह है कि ये गली महल्ले की सियासत है, ये पिंड की सियासत है। इस पिंड में आपकी एक्सेस है निचले एक गरीब से गरीब आदमी की, और गरीब से गरीब आदमी आपका दरवाज़ा नॉक करके आपसे अपना मसला डिस्कस कर सकता है। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने से मैं एक चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ, अगर इसका तसलसल रहता है तो आप देखिएगा 5-10 साल लगेंगे, बलूचिस्तान के मसाइल भी हल हो जाएंगे। लेकिन इसकी तरफ देखना चाहिए हमें अहले फ़िक्र को कि पाकिस्तान में भी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन तसलसल से होने चाहिए। Okay. यही जमहूरियत का हुस्न है। एब्सोल्युटली। ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह दूं कि आपने यहाँ बनाई थी NCHD, नेशनल कमिटमेंट डेवलपमेंट, और मैं ऐसे ऐसे एरियाज़ में गया हूँ, घोटकी एंड ऑल दैट, औरतें जो ABCD या अलिफ बे पे या 1 2 3 नहीं करती थी वो भी शुरू हो गई थी, लेकिन हमने आगे आके देखा उसको ख़त्म कर दिया। कंटिन्यूटी पॉलिसी तो हमारे अंदर है ही नहीं है। अच्छा काम कोई करता है उसको नहीं हमने सराहना, वो ये कर गया, वो ये कर गया, वो ये कर गया, यही है सारी चीज़ हमारी ब्लेम गेम। ये हमारी एक नेशनल कैरेक्टर साइकी बन गई है, साइकी बन गई हमारी। एंड दिस वी हैव टू अवॉइड। जिस तरह ये सारे बातें कर रहे हैं, वी हैव टू मूव ऑन, ये छोड़ दो। इसके अलावा हमें साशी थ्योरियों से भी बचना चाहिए। बिल्कुल साजिशी शोरों से, या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस ब्रेक के बाद आते हैं, ज़रा इजराइल पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू DNA। इजरायली प्रेसिडेंट ये जो हैं आइजक हर्जोग, ये कहते हैं कि इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है उसमें सारे लोग आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कि एक पाकिस्तानी डेलीगेशन ऑफ एक्सपैट्रिएट्स लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने आके मिले। खैर उनका अपना है, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी इसको बिल्कुल डिसोन किया है और PTI ने भी डिसोन किया है। बल्कि वो जो हमारी शीरी मज़ारी, उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया है कि ही इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ द PTV। तो ये कैसे वहाँ अपने आप को कह रहे हैं कि पाकिस्तानी डेलीगेशन, आप इनको एक आप कह लो कि इंडिविजुअल डेलीगेशन। क्यों जी, आप बोल बताएं कि इस पर क्या मैं तबसरा करूँ। यानी कि जब ओन करना होता है तो सब कुछ ओन किया जाता है, जब डिसओन करने की ज़रूरत पड़ती है तो सब कुछ डिसओन कर दिया जाता है। मैं यही तो रोता हूँ कि खुदा के लिए अपने एक बात पे डट जाओ। गलतियाँ होती हैं सियासत में, आपके इस दोस्त ने सही कहा है, मेरा फवाद ने एहसास किया कि गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ होती हैं। आपके लिए ये जो आदमी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नाम लूँगा तो फिर मामला बहुत दूर तक जाएगा। सबको पता है, ये सबको पता है। सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन पूरी लॉन्च करता रहा है, और ये रवैया आपका कि आप इस्तेमाल करते हैं और फिर इनकार कर देते हैं, ये कोई नई बात नहीं है और ये अफसोसनाक बात है। प्लीज़ ऐसा ना करें, और मिस्टर ऐसा ना करें, ये गलत है। आपको, मुझे हैरानगी होती है कि आप एक इज्तिमा में खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं। देखिए गुजारिश ये है, चाहे कोई उल्टा हो जाए चाहे सीधा हो जाए, इस कौम में जब तक जान है ना, इसराइल तो तस्लीम नहीं होना। एक तो ये जो मर्जी कोशिश कर ले, जितने मर्जी डेलीगेशन भेज लें आप, जितने मर्जी आप वाया मीडिया कहीं डिवोर्स से कहीं से भेजते रहें, ये कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इसराइल को आप तस्लीम करें जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता। मगर हमारी लीडरशिप में फुकदान है उस कमिटमेंट का जो हमारे साबका रूलर जो हैं, बहुत साबका रूलर शुरू से लेके कायद आज़म से शुरू हो जाए ऑनवर्ड, जो कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से यानी जो उनकी कमिटमेंट थी वो कहीं गुम गई है, वो गुमनी नहीं चाहिए थी। ये मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि एक गोली चलती थी अगर फ़लस्तीन में तो शहर उबल पड़ते थे। क्यों जी खान साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? देखा हुआ है ना हमने, हमारी लाइफ टाइम में हुआ। नौजवानी में तो ये ऐसा होता था। अब तो और इसी तरह कश्मीर कश्मीर में अगर कोई ज्यादती होती थी तो पूरी मुस्लिम उम्मा जो है उसके अंदर प्रोटेस्ट होता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये जो गुम गई है ना ये दोनों कॉजेज़,
ये हमारा कसूर है, हमारी लीडरशिप को मैं चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ आपको, मैं मुदाखलत कर रहा हूँ, आप इतने अच्छे आदमी, आपके काम पढ़े में लिखे। बोलना नहीं चाहिए मुझे। ये जो कहा गया कि पहली बार एक वफद इसराइल गया है, पीटीवी का एक तनख्वाहदार शख्स भी वफद में शामिल था, मैं इस पे जानना चाहता हूँ, आप ही राय क्या? मैं देखें, मैं इसके ऊपर वाज़ेह राय देता हूँ आपको कि अगर वो पिछले 1-1.5 साल से, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो पीटीवी में था, तो हु डू यू ब्लेम? उसको किसने पासपोर्ट दिया? वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर कैसे इसराइल पहुंचा? ये तो उस वक्त की हुकूमत सर का जा काम था सकते हैं ना। आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, वो आपका पासपोर्ट स्टैंप नहीं करते, हाँ, चिट देते हैं, आप जा सकते हैं। मतलब वो जाने का वो मतलब ही एक- 2 नंबर है ना। विजिट पे तो वो नहीं गए ना। उस विजिट पे वो- जाना ही वो 2 तो- नंबरी है। पहली बात यह है कि वो कोई विजिट पे नहीं गए, वो एक प्लान विजिट था। इफ्तिखार साहब का बड़ा वैलिड वो डेलीगेशन की तस्वीरें हैं जी बड़ी, अगर वो एक वो ये देखें डेली- आपके सामने आ रही, वो चल रही हैं जो तस्वीरें, वो प्लान, देखें। जो कुरैशी साहब की जिनकी बात हो रही है, जिनके पीटीवी के जो एम्प्लॉय थे, उनकी बात हो रही है। अगर वो गए हैं प्लान, तो उस प्लान को इस हुकूमत को दिखाना चाहिए ना कि क्यों गए, किसके कहने पे गए, किसने अप्रूवल दी। वो एक प्राइवेटली तो नहीं गए, Sir, मैसेज लेके गए, government क्या मैसेज लेके servant गए। cannot लेकिन go to असल Israel. चीज ये है, असल चीज एक बात ज़हन में रख लेनी चाहिए जो बुखारी साहब ने की है, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो फ़लस्तीन का इशू, किसी माई के लाल में, किसी हुकूमत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 22 करोड़ अवाम की सोच को रद्द करके और उसको कुचल के आप इसराइल को भी तस्लीम कर लें और कश्मीर कॉज को भी साइड पे कर दें। फुकदान जिस चीज़ का है, ये लोग बहाने, कमिटमेंट तो है बुखारी साहब, ये लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट या अपनी पॉलिटिकल बारगेन के लिए आप ऐसी हरकतें करते हैं जो नहीं करनी इससे पहले कि चाहिए। आप इसको वाइंड अप करें, मैं 2 चीज़ें आपसे चाहूँगा अगर आपके पास वक्त हो। जो पीटीआई के रहनुमाएँ श्री मज़ारी साहबा, उन्होंने कहा कि शर्मनाक ताबेदारी है अमेरिका की, शर्मनाक ताबेदारी अमेरिका की। इमरान इस्माइल साहब हैं कोई इनके पीटीआई के रहनुमा, उन्होंने कहा कि जिन्होंने पार्टी चेयरमैन इमरान खान को सारी ज़िंदगी यहूदी एजेंट का, अब वो सर्टिफाइड यहूदी एजेंट और ग़ुलाम साबित हो रहे हैं। मैं इस पे आपके कमेंट्स चाहूँगा कि ये कब गया था, किसके दौर में पीटीवी में काम कर रहा था? खासा मैंने यही तो अर्ज बता किया दी, था हाँ। कि इस वक्त हुकूमत को भी चाहिए ये 2 हफ्ते की बात एक्सपोज है। करें कि ये इसके नहीं दौरे काम का कब से कर रहा था यार? 2 हफ्ते में हर चीज़ इस गवर्नमेंट के गले डाल बिल्कुल दो। नहीं, वेरी गुड, शाबाश। पूछ रहा हूँ, हुकूमत को कौन कह रहा पूछ है? रहा हूँ कि हुकूमत को पीटीवी कौन का कह रहा है? मुलाजम कब था? खान साहब, इसकी वजाहत किसने देनी है? मैंने हमारा आपसे काम देनी है, तो- आप पढ़े हम लिखे तो लोग बात हैं ना। कर रहे हैं। मैंने जो आप पढ़ा है, हुकूमत का मैंने काम- जो हाँ, पढ़ा आप है, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा है वो 1.5 साल से पीटीवी में काम कर रहा था। 1.5 साल पहले किसकी हुकूमत थी, किसने उसको रखा होगा इतनी हाई पोजीशन पर कि वो एक डेलीगेशन लेके इसराइल पहुंच गए, ये सारी चीजें और सामने इस आनी इशू चाहिए। को सबसे पहले श्री मज़ारी ने हाईलाइट किया है। अब जो चीज़ बनती है, देखें ये इशू तो निकल आया अब ना, अब लाइमलाइट से हो गया। अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का फर्ज बनता है नहीं जी, कि वो पर आए और पीटीवी से वो पर्ची ट्विटर निकलवानी करे, चाहिए चाहे कोई जिसके भी ऊपर था। वो अपॉइंट हुआ। Exactly. Thank you. That is the point. Gentlemen, That thank you. is the point. That is the point. Gentlemen, thank you very much. और इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी अगले जुमेरात को 8 बजे। और इन द मीन टाइम लुक आफ्टर योरसेल्फ। और ये जो हम सारी आज बात कर रहे हैं, एक बात तो बड़ी कंसेंसस है कि खुदा के लिए ये जो ब्लेम गेम है इसको ख़त्म करो, पाकिस्तान का सोचो प्लीज़। ये वो वक्त नहीं है, साजिशी थ्योरी को खत्म करो। ये नहीं जी मुदाखलत क्या बात कर रहे नहीं, हैं। साजिशी थ्योरी खत्म करो। साजिशी तो यहाँ हर चीज़ है साजिशी। साजिशी वो तो थ्योरी खत्म आपने करो फिर- ना। आपने एक मुरासले को साजिशी थ्योरी बना दिया तो चलें जी, ये अनएंडिंग बहस है। ये चीज़ें See you next Thursday and look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.